चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। और कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर क्या यह क्लास पीवाईक्यू बेस होगी या एमसीक्यू बेस होगी या थ्योरी आधारित होगी या किसी और प्रकार की होगी। तो साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, इसमें सभी का मिक्स बेज होने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको आश्वासन दे रखा है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और अगर आपने इसके पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो टेंशन मत लो, इतिहास से जो भी क्वेश्चन आएगा इसके बाहर का नहीं आएगा, ये चाहे मेरे से लिखित ले लो। तो भाई आइए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। और हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, कम से कम इसका उत्तर तो हमें पता ही होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ गंदे लोग मार्केट में घूमते रहते हैं और पूछ लेते हैं भैया इतिहास के पापा कौन है, भूगोल के पापा कौन है, विज्ञान के पिताजी कौन है। तमाम ऐसे गंदे सवाल पूछते रहते हैं गंदे लोग। तो ऐसे में हम सभी का फर्ज और कर्तव्य दोनों है भैया कि पढ़ लेना चाहिए। छोटी सी बात है, आइए देखते हैं। तो भैया यहां आप देखोगे तो पहले ही चर्चा को जैसे शुरू किया गया वैसे ही हम लोग क्वेश्चन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और यहां आपका क्वेश्चन दिया गया है, इतिहास के पिता कौन है। और आपके विकल्प दिए गए हैं चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट और हेरोडोटस। आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी जल्दी। कर दिया कमेंट, आगे बढ़े। तो देखो सबसे पहला विकल्प जो है वह दिया गया है चाणक्य। क्या चाणक्य सही है? तो मैं कहूंगा नहीं। चाणक्य मौर्य वंश से संबंधित हैं, ना कि इतिहास के पिता हैं। और इनकी बड़ी ही फेमस रचना है, बड़ी फेमस किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है भैया? अर्थशास्त्र। चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्हीं चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौन से गुप्त भैया? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और आपने आशुतोष राणा जी का काव्य पाठ अगर सुना हो तो उन्होंने एक बार काव्य पाठ किया था और उसमें एक लाइन बोली थी, चाणक्य शिखा जब खुलती है तब नंद वंश कट जाता है। यानी कि चाणक्य ने अपनी शिखाओं को, अपनी जटाओं को जब खोल दिया तो नंद वंश का विनाश हो गया। और उसी के रास्ते मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश पर जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें से भी एक दो शासकों को हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। और यही नहीं, आप पेपर उठा के देख लो, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। आपके पेट में भी पूछे गए हैं, इधर जो आपका यूपीपी वाला होता है इसमें भी पूछे जाते हैं, और भी तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका कितना क्वेश्चन बन गया? 1 2 3, 3 क्वेश्चन तैयार आपका। पूछ भैया पूछ, कहां से पूछेगा? फिर बाबू आपका दूसरा विकल्प आ जाता है। दूसरे विकल्प में दिया गया है कालिदास। और कालिदास इतिहास के पिता नहीं है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जाओगे, संस्कृत जगत में जाओगे तो कालिदास का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। और भैया आप सभी को पता होना चाहिए कि इनकी 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। इसको मैं यहां लिखाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। इनके सबसे फेमस नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। लिखिए, कालिदास की 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं। नंबर 1 नाटक, नाटक में आप लिखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका बहुत प्रसिद्ध नाटक है, और प्रायः इसके अंदर की क्या स्टोरी है इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो आप 1-2 लाइन इस पर भी लिख लीजिए। लिखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह की मनोहारी
चित्रण किया गया है या वर्णन किया गया है। इनकी दूसरी नाटक का नाम लिखिए। इनके दूसरे नाटक का, एक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा नाटक आप लिखिए मालविकाग्नि मित्रम। क्या लिखेंगे? मालविकाग्नि मित्रम, लिख लिया। इनके तीसरे नाटक का नाम है विक्रमो उर्वशीयम। विक्रमो वर्षीयम, समझ में आई बात। और फिर अगली रचना इनकी लिखिए खंड काव्य या काव्य। तो इनके महाकाव्यों में अगर देखा जाए तो भैया आपका आ जाता है मेघदूत। क्या आ जाता है? मेघदूत। मेघदूत के बाद भैया कुमार संभव। कौन सा भैया? कुमार संभव। कुमार संभव या संभवम। कुमार संभव बोलोगे तो ये हिंदी हो जाएगा, संभवम बोलोगे तो ये संस्कृत वाला हो जाएगा। तो कभी कभी आपको देखने को मिलता है मेघदूतम, तो बात एक ही है। समझ में आई बात। और फिर अगली इनकी रचना का नाम लिखिए ऋतु संहार। ऋतु संहार। और इनके अगली रचना का नाम लिखिए, इनकी अगली रचना का नाम लिखिए भैया रघुवंश। रघुवंश या रघुवंशम, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो कालिदास के 3 नाटक हैं, 2 काव्य हैं और 2 खंड काव्य या गीति काव्य हैं। तो भैया अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, ये तीनों कालिदास के नाटक हैं। मेघदूत और ऋतु संहार ये खंड काव्य हैं। खंड काव्य। कुमार संभवम और रघुवंशम ये इनके महाकाव्य हैं। महाकाव्य। समझ में आई बात। तो मैंने आपका ये भी क्लियर कर दिया। और कालिदास की रचनाओं में सबसे पहला क्वेश्चन बनने की संभावना यही होगी कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं। और कालिदास को मैं इसलिए जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं और इन तीनों को इसलिए मैं जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं क्योंकि आपके पेट के सिलेबस में देखोगे तो इन सबको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसीलिए पहले ही इन सभी को विस्तार से जान लो, समझ लो, पढ़ लो। और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत ये 3 रचनाएं कालिदास की पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। तो इसको आप रट्टा मार जाओ, जिस भी तरीके से याद करना है कर जाओ। फिर बाबू आपका अगला विकल्प आता है बाणभट्ट। कौन आता है? बाणभट्ट। आप देखोगे तो बाणभट्ट हर्ष के दरबार से संबंधित हैं और इन्होंने हर्ष चरितम नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा भैया? हर्ष चरितम। हर्ष चरित या हर्ष चरितम कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने हर्ष चरितम लिखा और ये आपसे पूछा जा सकता है। और पूछा कैसे जाएगा? एक तो पूछा जाएगा हर्ष चरितम किसकी रचना है, तो आपको बताना है बाणभट्ट। और आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है बाणभट्ट की इनमें से कौन सी रचना है। तो जहां भी आप देखना हर्ष चरितम, वहां आंख बंद के कूद जाना कि चल यही है। और फिर उसके बाद इनकी बाणभट्ट जी की एक रचना और है, उसको भी नोट कर लीजिए बाबू। लिखिए बाणभट्ट की एक और रचना है जिसका नाम कादंबरी है। क्या नाम बाबू? कादंबरी। कादंबरी भी बाणभट्ट जी की रचना है। समझ में आई बात। और ये भी जो है इतिहास के पिता नहीं है। और भैया आखिरी विकल्प बच रहा है तो यही हो जाएंगे इतिहास के पिता। और अभी जब तक पेपर नहीं हो रहा है आप इसी प्रकार से चारों विकल्पों का पूरा एकदम पोस्टमार्टम करके चले जाइए, पूरा निपटाते चले जाइए, बंजर कर दीजिए। समझ में आ रही होगी बात। तो इसीलिए मैंने इस एक सवाल पर इतना ज्यादा समय खर्च किया, केवल इसीलिए ताकि आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाओ। ये तो नहीं, लेकिन जब कभी आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना, पीसीएस वगैरह की तैयारी करना, आरओ वगैरह की तैयारी करना, तो वहां आइए, मेरे नीरज आईएएस वाले चैनल पे आइए। वहां मैं आपको बताऊंगा भैया कि कैसे जो है चारों विकल्पों का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर उसके बाद जो है जो निश्चित विकल्प होता है उसी पर कैसे टिका जाता है। तो उसमें से एक मेथड मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। समझ में आ रही होगी बात। तो अभी जितना भी समय बचा है, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं उसमें इसको भी शामिल कर लीजिए कि हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आई बात। अब आइए अपने मूल विषय की शुरुआत करते हैं।
आप अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको दिया भी गया है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी भैया? सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक बड़ा अच्छा काम आयोग ने किया है कि अपने सिलेबस को देते समय उसने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया है कि बाबू ये यहां से शुरू करके यहां तक पढ़ के चले आओ। लेकिन और सिलेबसों में आप देखोगे तो इतिहास लिख देता है केवल। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है? पाषाण काल के पहले की भी चीजों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है। और दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो एकदम उलझाया हुआ सिलेबस आपको दे दिया जाता है, बच्चों का मन जो है उसी में उलझ कर रह जाता है। तो आपका आयोग जो है थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा है जहां तक है, क्योंकि इसने पूरा का पूरा मेंशन कर दिया बाबू इतना पढ़ के चले आओ बस बहुत है। सिंधु घाटी सभ्यता से अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा बहुत इसके पीछे का बैकग्राउंड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया ना 2022 में ताम्रपाषाण युग से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हमें थोड़ा इसके पहले का बैकग्राउंड ले लेना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो देखो, इतिहास के कुछ कालखंडों में हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। पहला आपका आ जाएगा प्राक इतिहास, प्राक या प्राग। देखो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप सभी नोट्स भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है? ऐसे लिखते चले जाइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार मुझसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और मैं 2-3 बार रिपीट भी कर रहा हूं और उसको साथ साथ लिखते भी जाएंगे तो कईयों बार प्रोसेस होगा और आपको आसानी से अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो देखो, इतिहास के कालखंडों को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखेंगे। पहला हो जाएगा प्राक या प्रागैतिहास, प्राक या प्रागैतिहास, ठीक है? चाहे तो इसे आप काल भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? काल भी कर सकते हो। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। और फिर दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग ऐतिहासिक काल को लिखेंगे, ऐतिहासिक काल। है ना? इतिहास के कालखंडों में हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला आ जाएगा प्राक या प्राग इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास या और तीसरा जो है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है? अब देखो, प्राक इतिहास का मतलब होता है जिस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हम केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग करते हैं, या जिस कालखंड की जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है उसे हम प्राग ऐतिहासिक या प्राक इतिहास काल कहते हैं। इसके अंतर्गत बाबू आपको लिखना होगा, इसमें कौन आता है? इसमें आता है पाषाण काल। कौन आता है बाबू? पाषाण काल। समझ में आई बात? इसमें आता है पाषाण काल। अब देखो, इसमें बहुत सारा कुछ लिखा देने से जो है कोई फायदा होने वाला नहीं है, जो बता रहा हूं यही जरूरी है। और देखो बाबू, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इतिहास का ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी, जिस इतिहास को लिखने के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग किया जाए और वहां से साहित्य भी, वहां से अभिलेख भी मिला है, लेकिन आज तक उसका विकूटन नहीं किया गया है, अर्थात उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे कालखंड को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग किसे रखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसे रखेंगे बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किसे रखते हैं या किसे शामिल करते हैं, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। ये मैं फालतू में नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहां तक कि आपके यूपीएससी ने और आपके पीसीएस ने, यहां तक कि आरओ एआरओ वगैरह और भी तमाम परीक्षाओं ने यहां से क्वेश्चन उठाया है कि आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता को। और भैया अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसे शामिल करते हैं, तो भैया वैदिक काल से लेकर, कौन सा भैया?
वैदिक काल से लेकर अब तक, वैदिक काल से लेकर अब तक के जितने भी कालखंड हैं उन्हें हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और भैया इसकी परिभाषा हो जाएगी कि इतिहास का ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोते से उपलब्ध हो, या इस भी तरीके से लिख सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी, या इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके इतिहास लेखन में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों को उपयोग किया गया है और भारी मात्रा में या मिले भी हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यही आपको केवल जानना है कि ऐतिहासिक काल में किसे शामिल करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में किसे शामिल करते हैं, और इसमें केवल यही इतना आपको जानना है बस। समझ में आई बात? तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। और जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था 2022 वाला, उसका उत्तर ताम्रपाषाण संस्कृति है। ताम्रपाषाण संस्कृति जो है 2 स्टेप में विकसित होती है, एक तो हड़प्पा के पहले होती है, एक हड़प्पा के बाद होती है। और आपके सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, नहीं तो चर्चा लंबी हो जाएगी। और उसका उत्तर क्या था मैंने बता दिया, अगली बार अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको पता रहेगा। यहां अब हम लोग पूर्ण रूप से अपनी चर्चा में प्रवेश कर चुके हैं, पूर्ण रूप से अपनी चर्चा में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि अपने टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, किन किन आधारों पर हुआ। और आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर उठा के देखोगे तो वहां क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो आपका वहां उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अभी मैं बताऊंगा। तो देखो भैया, इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी को भैया हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और इसी को जो है प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। यही बात नहीं रुकती है, इसी को भैया कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। और इसी को भैया नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। समझ में आई बात? नदी घाटी सभ्यता। और तो और कहानी यही नहीं रुकती, इसी को एक सभ्यता के नाम से भी पुकार लेते हैं कई इतिहासकार, एक सभ्यता। देखो, एक सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखोगे इसका विस्तार ऊपर में जम्मू कश्मीर, इधर नीचे महाराष्ट्र, इधर उत्तर प्रदेश और इधर जो है बलूचिस्तान, इतने विशाल क्षेत्र में इसका विस्तार होता है। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे जो है एक सभ्यता का नाम दे देते हैं, क्योंकि आप देखोगे इतने दूर में इसका विस्तार होने के बावजूद सभी चीजों में समानता देखने को मिलता है, चाहे वो नगर नियोजन हो, चाहे नाली हो, चाहे ईंटा हो, तमाम चीजों में समरूपता, एक रूपता दिखाई देती है। इसीलिए इसे एक सभ्यता का नाम दे देते हैं। तो आपकी परीक्षा में यानी कि यूपीपी की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो वहां आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और इसी को नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और इसी को एक सभ्यता भी कहते हैं। और मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे पहला नगरीय सभ्यता किसे कह सकते हैं, तो आप बताना कि सिंधु घाटी सभ्यता को कहेंगे, क्योंकि इसे ही तो कहा जा रहा है प्रथम नगरीय सभ्यता। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे जानना बेहद जरूरी होगा। अब देखो, ये जो नाम पड़े हैं ये किसी ना किसी विशेषता के आधार पर ही पड़े होंगे। ये नाम जो पड़े हैं किसी ना किसी विशेषता के आधार पर तो पड़े ही होंगे। जैसे आप समझ लीजिए बहुत काले हैं,
तो लोग आपका नाम कलुआ रख देते हैं, कलूटा रख देते हैं और भी तमाम नाम रख देते हैं। अगर आप थोड़े से सांवले हैं या गोरे हैं तो आपका अलग अलग नाम रख दिया जाता है। अगर आप फेंकते हैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी तो आपका फेंकू चंद वगैरह नाम रख दिया जाता है। अगर आप दौड़ने में माहिर हैं तो आपको मिल्खा सिंह के नाम से बुलाया जाता है, तमाम नाम से बुलाया जाता है। तो उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इस सभ्यता का नामकरण इस आधार पर किया गया है। यहां आप देखोगे तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि आप देखोगे प्रारंभिक जितने भी स्थल मिले हैं वह सिंधु या सिंधु के सहायक जितनी भी नदियां हैं उसके आसपास मिले हैं। तो इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने, उत्खननकर्ताओं ने यह कहा कि भैया सारे स्थल जो है शुरुआती यहीं से मिल रहा है तो इसका नाम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हड़प्पा, सबसे पहला स्थल जो है यही खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और भैया सबसे पहले यहाँ नगरों का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला तो इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और कांस्य युगीन, आप देखोगे जब सिंधु घाटी सभ्यता आता है तो यहाँ के लोग धातुओं को मिक्स करके मिश्रित धातु बना रहे हैं, यानी कि कांसा बना रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। नदी घाटी सभ्यता, आप देखोगे उस समय रोड वगैरह काफी अच्छे अच्छे थे, सड़कें वगैरह अच्छी अच्छी थी, लेकिन सड़कों से जो व्यापार करना है वो काफी कठिन हो जाता था, काफी दुरूह हो जाता था। और नदियों के रास्ते व्यापार करना काफी सहज होता था, सरल होता था। तो इसीलिए ये लोग नदियों के किनारे बसते थे, और नदियों के किनारे बसते थे इसलिए क्योंकि इनका व्यापार अच्छे से हो सके। तो इसीलिए इसका नाम नदी घाटी सभ्यता कह देते हैं। और आप देखोगे इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं, आप देखोगे इसका विस्तार। अभी एक सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, इसको हम लोग जो है अभी आगे पढ़ लेंगे। इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं इसे अभी आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के रास्ते मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बता दूंगा कि कहां से लेकर कहां तक विस्तार है, और जहां तक विस्तृत है उसका जिला कौन सा पड़ रहा है, राज्य कौन सा पड़ रहा है, ये सारी कुछ भी मैं बता दूंगा। तो इसको अभी मैं आगे बता दूंगा कि इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वही चीज यहां लिखी गई होगी कि आखिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों पुकारते हैं, है ना। समझ में आई बात, ये हो गया। और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहां आपका एक दो क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट कर लो। देखो, इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यहां से जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इस तरह होगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, या हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। तो आपको बताना है भैया, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। और कब कराए थे भैया, तो 1921 में। कब, 1921 में। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कितना बन रहा है भैया, दो क्वेश्चन, है ना, दो क्वेश्चन बन रहा है। इसको जल्दी से नोट कर लो कि सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जा रहा है। और इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है, तो भैया ये है, क्या नाम है इनका, दयाराम साहनी। और कब इसका उत्खनन करवाया था इन्होंने, 1921। 1921। समझ में आई बात। तो यहां आपका जो है दो तीन क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट कर लीजिए। आगे भैया, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, मैं पीछे बता चुका हूं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, यह भी पीछे मैं बता चुका हूं। और इसे नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको भी मैं बता चुका हूं। इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं, यहां से मैंने पीछे चर्चा छोड़ रखा था, आइए बता देता हूं। आप, ये हो गया समझ लो उत्तर, ये क्या हो गया, उत्तर। ये हो गया दक्षिण, ये ले लो आप पूरब, और ये ले लो आप पश्चिम। आप यहां देखोगे तो यहां जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का कौन सा स्थल है भैया, मांडा। कौन सा, मांडा। और यहां यूपी में देखोगे, पूर्वी क्षेत्र में आपका पड़ेगा यूपी। यूपी में आप देखोगे तो यूपी में इसका विस्तार आलमगीरपुर से लेकर, आलमगीरपुर, हुलास, आलमगीरपुर, हुलास, मेरठ तक जो है इसका विस्तार है। यहां भैया आपका आ जाएगा
बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, यहां बलूचिस्तान का कौन सा स्थल है? तो यहां आप लिखोगे सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, है ना, सुतकांगे डोर। और दक्षिण में आप देखोगे तो यहां पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कौन सा स्थल है भैया? दायमाबाद। कौन सा भैया? दायमाबाद, दायमाबाद। देखिए लिखते समय क्या होता है, अक्षर थोड़ा सा अस्पष्ट हो जाता है, तो ऐसे में मैं चीजों को बोल भी देता हूं, आप सुनने पर भी थोड़ा यकीन करिए। तो देखो भैया, उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूरब और पूरब से उत्तर, इसका विस्तार देखोगे तो लगभग लगभग लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। लंबाई चौड़ाई को अगर देखा जाए, ध्यान में रखा जाए तो भैया 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। लेकिन इतने विशाल क्षेत्रों में इसका विस्तार होने के बावजूद इसमें एक रूपता, इसमें समरूपता पाई जाती है, चाहे वो मुहर हो। अगर मुहर को देखोगे, यहां भी उसी टाइप का मुहर पाया जा रहा है, यहां भी उसी टाइप का मुहर पाया जा रहा है, यहां भी उसी टाइप का मुहर पाया जा रहा है, यहां भी उसी टाइप का मुहर पाया जा रहा है। ईंटा देखोगे भैया, एक समान ईंटा यहां भी मिलेगा। आप अपने भट्ठे पर चले जाओ और आसपास के कुछ दूर वाले भट्ठे पर चले जाओ तो वहां ईंटा देखोगे तो उनके आकार प्रकार और जो नाम वगैरह होता है उसमें अंतर, उसमें डिफरेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन इतने विशाल क्षेत्रों में इसका विस्तार होने के बावजूद एक समान ईंटा, एक समान मुहर, एक समान नगर नियोजन, एक समान नाली, एक समान सड़कें, एक समान जो स्नानागार वगैरह है वो, यानी कि कई चीजों में, बहुत सारी चीजों में समरूपता दिखाई देती है। और इसी को केंद्र बिंदु मानकर, इसी को आधार मानकर इतिहासकार यह कहते हैं कि यह एक सभ्यता रही होगी। कुछ इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि यह एक सभ्यता रही होगी, तभी यहां जो है एक समान चीजें मिल रही थी। समझ में आई बात? और देखो, इसे अभी मत लिखना, मैंने जो है यहां लिखा होगा। हाँ देखो, जम्मू कश्मीर का मांडा और महाराष्ट्र का दायमाबाद, बलूचिस्तान सुतकांगेडोर, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और हुल्लास, है ना, समझे आप? देखो ये देखो, ये इसका उत्तरी विस्तार है। उत्तर में आप जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र देखोगे, पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर देखोगे। तो दूसरा क्वेश्चन बनने का फॉर्मेट क्या होता है कि बताओ भैया, मांडा कहां स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है भैया जम्मू कश्मीर में। और आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया सुतकांगेडोर कहां स्थित है या हड़प्पा कालीन स्थल सुतकांगेडोर कहां है? तो आपको बलूचिस्तान लगा देना है। आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन जो स्थल दायमाबाद है वह कहां जो है लोकेटेड है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। अगर आपसे कहा जाए कि भैया यूपी का कौन सा क्षेत्र, यूपी का कौन सा क्षेत्र हड़प्पा कालीन स्थल है, तो आपको इनमें से कोई भी नाम दिख जाए। अगर देखो नहीं, ये आलमगीरपुर और हुलास नहीं रहता तो आपको मेरठ पहुंच जाना है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको एक एक चीजों पर पैनी नजर रखकर चलते चलना है। ये हो गया। तो वही चीज भैया यहां लिखा गया होगा, उसी को पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे एक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, नोट कर लो, एकदम नोट कर लो, बहुत जरूरी चर्चा है। जम्मू, इसका जो विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का, वह जम्मू कश्मीर उत्तर में मांडा तक, ठीक है, और दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद तक विस्तृत है। पूरब से पश्चिम, यहां जो है उत्तर से दक्षिण इसका लोकेशन दिया गया है। फिर भैया आगे देखोगे पश्चिम, पश्चिम में आपको मिलेगा बलूचिस्तान का सुतकांगेडोर और उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर और हुलास, ये पूरब में मिल जाएंगे। आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा। इतने बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार होने के बावजूद इसमें समरूपता के बिंदु पाए जाते हैं, जैसे एक समान नगर नियोजन,
सभी क्षेत्रों में एक समान के मृद भांड, माप तौल की समान इकाई, एक समान लिपि और यहां तक कि एक प्रकार की ईंटें, मुहर और भी तमाम प्रकार के मनके वगैरह। तो इसी आधार पर इतिहासकार इसे एक सभ्यता का नाम दे देते हैं। और इसका विस्तार आपको नोट होना चाहिए। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसका विस्तार नोट होना चाहिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र का दायमाबाद और इधर पश्चिम में बलूचिस्तान का सुद गांगेडोर और इधर जो पूरब है, पूरब में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और हुलास। अगर ये दोनों विकल्प में नहीं आते हैं तो आप मेरठ पहुंच जाना। समझ में आई बात? तो ये तो हो गई, आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया। आगे आप देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस प्रकार का मृद भांड यूज करते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। क्या भैया? मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। और सिंधुवासी लोग मिट्टी के किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे? तो भैया लाल रंग का बर्तन होता था और काले रंग की उस पर चित्रकारी की जाती थी। तो ये भैया लाल रंग का बर्तन है। लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी। समझ लीजिए ये लाल रंग का बर्तन है। अब आइए काले रंग से इस पे कुछ खुरापात करते हैं। इस पे बनाते हैं, किसको बनाऊं बताओ, इस पर क्या लिखूं? जल्दी जल्दी से बताओ, इस पर कौन सा खुरापात मैं कर दूं, बताओ। चलो इस पे बनाते हैं तुम्हारी बाबू को। ये तो भैया नीला चल रहा है, ओ काला चलाना है। चलो भैया काला चल गवा। इसका बाल वगैरह बना देते हैं भैया। ये देखो, इसका चोटी बांध देते हैं। चलो भैया तो जो लोग देख रहे हैं, देखो अपने बाबू को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भैया क्या करते थे? लाल रंग के मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, जो बालक वर्ग हैं वो समझेंगे कि आपकी बाबू है और जो बालिका वर्ग हैं वो समझेंगे कि आपका सोना है। तो हो गया ना बाबू सोना। चलो पढ़ते पढ़ते बाबू सोना कर लिया करो। देखो अब आओ मुहरों की बात कर लेते हैं। क्या भैया? मुहर। और आप सभी देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है मुद्रा। क्या पूछा जाता है भैया? मुद्रा, है ना। कभी कभी इसी मुहर के लिए मुद्रा शब्द का प्रयोग हो जाता है। और आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में पैसे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी कि एक चीज दो दूसरी लो। आपने बचपन में खेला होगा कि एक हाथ दिया दूसर का हाथ लिया, यानी कि एक चीज दो दूसरी चीज लो। इसी आधार पर चलता था भैया। यहां पैसे वैसे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। और एग्जामिनर आपसे गलत कराने के लिए ऐसा कुछ खुरापात कर सकता है, इसलिए मैं पहले से ही आगाह करा दे रहा हूं। समझ में आई बात? तो ये हो गया। यहां के जो मुहर हैं वो चौकोर होते थे। आप कहोगे सर जी आप चौकोर बता रहे हैं, हमने वर्गाकार पढ़ा है। चुप। चौकोर यानी कि वर्गाकार, लिख यहां वर्गाकार। चलो हो गया ना। रोना बंद करो, बहुत रोते हो तुम लोग, जगह जगह रोने आने लगते हो। चौकोर सुने कि नहीं? रोने गाना चालू। सर हम वर्गाकार पढ़ के आए हैं, हमारी वाला सर वर्गाकार पढ़ाए हैं। चुप। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहर होते थे वह चौकोर यानी कि वर्गाकार होते थे। समझ में आई बात? अब ये वर्गाकार होते थे और मुहर होते थे, तो भैया किससे बनाए जाते थे? लोहा का, टीना का, माटी का, ईंटा का, किसका बनाए जाते थे? तो भैया एक ठो आता था सेल खड़ी पत्थर। पत्थरे का मुहर ये लोग बनाते थे, सेल खड़ी पत्थर। बुझाइल? दिमाग में घुस रहा है या कि ऊपर ऊपर से ऐसे उड़ रहा है? दिमाग में कुछ जा रहा है कि बाबू की याद आ रही है? बताओ जल्दी 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 से बताओ। तो बाबू मुहर जो है चौकोर होते थे, सिल खड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और भैया मुहरों की बात करें तो मोहनजोदाड़ो से
कहां से? मोहनजोदाड़ो से सबसे ज्यादा मुहर मिले हैं। और सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से मिली है। सबसे ज्यादा मुहर कहां से मिला है? आप बताओगे मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ी लिपि कहां से मिली है? तो आप कहोगे धौलावीरा। और सबसे बड़ी लिपि उसे साइन बोर्ड की तरह यूज किया जा रहा था। साइन बोर्ड यानी कि जैसे आप सड़कों वगैरह पर देखते होंगे तो वहां निशान बनाए जाते हैं कि यहां से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो साइन बोर्ड की तरह जो है इसे यूज किया गया था। तो सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा, सबसे ज्यादा मुहर मोहनजोदाड़ो। ये आपके फैक्ट हैं और सब जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और देखो भैया, इनकी लिपि को आज तक कौनो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जवन पढ़ सके। कौनो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इनका लिपि को पढ़ सके। तो भैया इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इनकी लिपि कैसी थी? तो आपको बताना है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। और भाव चित्रात्मक यानी कि भाव अपने व्यक्त कर रहे हैं किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। यहां आप देख सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके फैक्ट बन जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसको तो भैया ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि यह पूछा जा सकता है ये दोनों फैक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा गया है, आज तक नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपको बताना है भाव चित्रात्मक। समझ में आई बात? और भैया अब बात कर लेते हैं कि आखिर इनके मुहरों पर किसका किसका वर्णन है। इनके मुहरों पर किसका किसका वर्णन है? तो आप देख सकते हो भैया इनके यहां जो सबसे फेमस, कौन सा भैया? सबसे फेमस और सबसे पवित्र, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कौन था तो आपको तुरंत बताना है एक सींग वाला पशु, एक श्रृंगा पशु, एक श्रृंगी पशु। समझ में आई बात? तो ये जो है इनके यहां सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई जानवर था तो वो था एक सींग वाला पशु। अब देखो कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यह कोई काल्पनिक पशु रहा होगा क्योंकि ऐसा एक सींग वाला पशु कहीं भी देखा नहीं गया है। तो हो सकता है यह काल्पनिक हो। तो भैया उनका मानना है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको जो है कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। समझ में आई बात? इस पर जो है आपको किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो है नहीं करनी है। समझ में आ रही होगी बात? ये हो गया। और भैया आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे इनके मुहरों पर बहुत सारे लोगों का जो है, बहुत सारे चीजों का जो है अंकन है। आगे लिखा भी गया होगा। तो देखो इतना आपने समझा। एक सींग वाला पशु जो है ये सबसे, लिख लो भैया यहां से, सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण पशु था। और देखो ये यहां है, उसके बाद देखो यहां कुछ लिखा गया है। यहां भी आप देखोगे तो कुछ लिखा गया है, यहां भी आप इस तरफ देखोगे तो कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो भैया भाव चित्रात्मक लिपि थी और इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसका विकुटन नहीं किया गया है। तो आप जो है इन चीजों को देख सकते हो। ये एक सींग वाला पशु है और इनको ऐसा ये लोग मानते हैं कि ये पशुपति हैं, पशुपति शिव हैं और इनके पास ये देखो जनारो है। तो इन्हें योगी, पशुपति, योगी आदि के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। यहां मातृ देवी के रूप में आपको जो है चीजें दिखाई गई होंगी। अभी यहां से कहानी खत्म नहीं होती भैया। मुहरों पर किसका किसका अंकन है, इनके मुहरों पर किसका किसका अंकन है? तो भैया एक सिंह वाला पशु, और मैंने पीछे ही बता दिया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, महत्व, सबसे महत्वपूर्ण पशु अगर सिंधु घाटी सभ्यता का देखा जाए तो वो हो जाएगा एक सींग वाला पशु, और इसे नोट कर लीजिए। और देखिए एक सींग वाले पशु के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वह होता है कुबड़ वाला बैल।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था और उसमें एक सींग वाला पशु अगर ना हो विकल्प में, तो आपको तुरंत पहुंचना है कुबड़ वाले बैल पर। ठीक, समझ में आई बात। फिर आप देखोगे इनकी मुहरों पर हाथी का अंकन है, शेर का अंकन है, योगी का अंकन है, मैंने पीछे दिखा भी दिया, मातृ देवी की पूजा वगैरह का भी अंकन है, स्वास्तिक चिन्ह वगैरह का अंकन है, और यहां तक कि एक आदमी को दो शेरों से लड़ता हुआ दिखाया गया है इनकी मुहरों पर। और देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये इनकी मुहरों पर गाय का अंकन कम है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी मुहरों पर गाय का अंकन कम है, ना के बराबर है, नहीं है। तो ऐसे में कुछ इतिहासकार सवाल उठाते हैं कि ये लोग गाय के बारे में नहीं जानते। लेकिन आप यहां देखोगे जब भैया कुबड़ वाला बैल मिल रहा है, कुबड़ वाला बैल मिल रहा है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग गाय के बारे में नहीं जानते होंगे? तो भैया ये लोग गाय से परिचित रहे होंगे। लेकिन आप देखोगे ये लोग घोड़े से बहुत कम परिचित थे, घोड़े से बहुत कम परिचित थे। अभी आगे हो सकता है उसकी चर्चा आवे, लेकिन यहां जितना मैंने बता दिया वो बात आपके काम की है। और भैया इनकी मोहरों पर आप देखोगे गैंडा, कौन सा भैया? गैंडा। आपने तिरंगा फिल्म देखा होगा, उसमें जो गुंडे रहते हैं उनका नाम होता है गेंडा स्वामी। तो भैया समझ लो उन्हीं गेंडा स्वामी का उल्लेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों पर है। तो इतनी बात आपके भेजे में घुस गई होगी और यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे यही दे दिया जाए कि बताओ भैया सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में किसका उल्लेख नहीं है, किसका जिक्र नहीं है। तो इनमें से कोई भी अगर उस विकल्प में ना हो तो आप जो है कट लेना तुरंत वहां से। फिर आप देखो ईंटों की बारी आती है। आप देखोगे जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट मिले हैं, इतने दूर दूर तक इसका विस्तार है, लेकिन आप देखोगे 1:2:4 का ईंटा हमें सभी जगहों से प्राप्त हुआ है। और आप देखोगे सभी जगहों पर, ये मैंने बता दिया, बड़े पैमाने पर आग में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और इसकी समकालीन सभ्यताओं के बारे में अगर आप देखोगे तो वहां धूप में ईंटें पकाए जाते थे। अब धूप में ईंटें पकाने के कई कारण रहे होंगे, वहां जो है उतना संसाधन न रहा होगा, लकड़ी वगैरह की व्यवस्था ना हो पा रही होगी। भैया रेगिस्तानी एरिया है, लकड़ी वगैरह कहां से लाओगे? तो इसलिए वो धूप में ही पका लेते थे और भैया मजबूत भी रहता था। लेकिन आप देखोगे भारत में उतना संसाधन रहा होगा, लकड़ी वगैरह रहा होगा, तो ये लोग जितने भी ईंटें प्रयोग करते थे उसमें से बड़े पैमाने पर ईंट को पका कर उसका प्रयोग करते थे, जिसके साक्ष्य आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। और देखो ये लोग भवन निर्माण में कौन सी टेक्निक को अपनाते थे? तो भैया ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति, जो समकोण पर आकर काटती थी। अगर उसकी चर्चा यहां ना होगी तो आगे कहीं लगा जरूर होगा। देखो भैया जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे। अब देखो कुछ लोग इसी में क्या करेंगे, जब आपको हड़प्पा पढ़ाएंगे तो वहां भी बताएंगे यहाँ का घर 2 मंजिला था, यहाँ का घर 1 मंजिला था। चन्नू पढ़ाएंगे, कालीबंगा पढ़ाएंगे, धौलावीरा पढ़ाएंगे, लोथल पढ़ाएंगे, तो एक एक फैक्ट ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत है फालतू का पढ़ने का? डायरेक्ट पढ़ो ना कि हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे। समझ में आई बात? बुझा गई होगी। अब देखो जो घर बनाए जाते थे एक आंगन पर केंद्रित होते थे। घर जो बनाए जाते थे एक आंगन पर केंद्रित होते थे और प्रायः आप देखोगे आंगन में कुआं वगैरह या स्नानागार वगैरह अलग से भी बने होते थे और आंगन के चारों तरफ कमरे वगैरह बनाए जाते थे। तो वही चीज यहां लिखा गया होगा शायद, जो आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देख लो घरों में अलग से स्नानागार व कुआं होता था। नगरों का दुर्गीकरण किया जाता था। प्रायः नगर जो है 2 हिस्सों में बटे थे। आप देखो कुछ लोग यहाँ जो है आपको बहुत तरीके से बताएंगे, हड़प्पा पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये वाला हड़प्पा नगर जो है इतने भागों में बटा था, सिंधु घाटी सभ्यता इतने भागों में बटा था और जो है तमाम चीज इतने में बटा था। लेकिन आप ये समझो ना कि नगर
नगर जो प्रायः दो हिस्सों में बटे थे, लेकिन एक ऐसा लौता नगर था, एक ऐसा लौता नगर था जो दो की बजाय तीन हिस्सों में बटा था। बात खत्म हो गई। इसी को अगर अलग अलग पढ़ोगे बहुत सारा फैक्ट होगा, लेकिन यहां पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो। तरीका देखो, फिर से एक बार नोट करो इसको। प्रायः नगर दो हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन एक ऐसा लौता नगर था जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा दो की बजाय तीन भागों में बटा था। और क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्थल है जो दो की जगह तीन भागों में बटा था। तुरंत आपको पकड़ना है धौलावीरा, या आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए धौलावीरा कितने हिस्सों में बटा था, आपको तुरंत लगा के चले आना है तीन। बस इसी को याद कर लो कि यही वो नगर है जो तीन भागों में बटा था, बाकी जितने भी होंगे सब दोइये में बटे हैं। देखो, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि भैया पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन गलतियां कहां करना है कहां नहीं करना है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखो भैया, दो हिस्सों में बटे थे, एक हिस्सा होता है पूर्वी और दूसरा हिस्सा होता है पश्चिमी। एक हिस्सा होता है पूर्वी, दूसरा पश्चिमी। पूर्वी हिस्सा बड़ा था, निचले इलाके में बसा हुआ था और इसीलिए इसे निचला नगर कहते हैं। पश्चिमी हिस्सा जो है ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बसा था, इसे जो है नगर दुर्ग कहा जाता है या नगर दुर्ग कहलाता है। आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म को देखा होगा, उसमें किस प्रकार से दिखाया गया है, जिसके पास मुहर होता था वो जो है ऊपर वाले में जा सकता था, और हमारे ये जो ऋतिक भैया हैं इनके पास मुहर था और ये बढ़िया सूट बूट बढ़िया अपना कुर्ता उर्ता बांध के जो है पहन के पहुंच जाते हैं और इनसे नगर वाला द्वारपाल पूछता है तुम्हारे है, ये कहते हैं आज देरी कहाँ हो रहा है इतना, ऐसे तो बोलते हैं। तो भैया ये देख लो, और ये जो देख रहा होगा आपको यहाँ तो एक मंजिल है, यहाँ जो है मैं 2 मंजिल दिखाई दे रहा है, कुछ उसी प्रकार से आप इसे समझ लीजिए। तो इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? बुझाइल बबुआ, बुझाइल? हाँ, बुझा गई होगी। और यहां आप देखोगे भैया, तो जो दरवाजा खोले हैं ये लोग मुख्य द्वार पर नहीं खोले हैं दरवाजा को मुख्य द्वार पर नहीं खोले हैं, बल्कि गली की तरफ खोले हैं। और ये देखो भैया, यहां जो मैंने पीछे बताया उसी को देख लो। घरों का दरवाजा मुख्य मार्ग की बजाय गली की ओर खुलता था। घरों में प्रायः खिड़कियां ना के बराबर होती थी, लगभग नहीं होती थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये वाला फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसे नोट कर लेना और इसे रट्टा मार जाना। अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इसको जरूर सम्मिलित किया जा सकता है। चाहे भैया उस सड़क हो चाहे गलियां हो, सबको किस पर बनाया जाता था भैया? ग्रिड पद्धति पर बनाया जाता था। एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर काट पीट के रख देती थी। एक दूसरे को समकोण पर काट पीट के रख देती थी। ये हो गया। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है मनके का। किसका आता है? मनके का। मन का आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाइए अपने बाबू से पूछ लीजिए। आपकी बाबू गाती है ना कि मुझे नौलखा दिला दे मेरे सजना दीवाने, है ना? नौलखा मांगती है, हार मांगती है, गले में माला लॉकेट वगैरह सभी लोग पहनते हैं, तो भैया उसी का नाम है मनका। का नाम है? मनका। अभी जो है हम आपको प्रूफ दिखा देता है मनका का प्रूफ दिखाता है। भैया ई आप देखोगे तो ई गटई में अभी नहीं पहनी है। फिल्म में आप देखोगे तो चाहे वो गुंडा होता है चाहे और भी लोग होते हैं, बहुत तरह तरह का माला वगैरह पहने रहते हैं, तो भैया उसी को कहते हैं मनका। का कहते हैं? मनका यानी कि माला या दाना। तो भैया जो मनके हैं ये कार्नेलियन पत्थर व लाजवर्द पत्थर से बनाए जाते थे। आपने देखा होगा फिल्म में मोहनजोदाड़ो वाले, जब ऋतिक रोशन इंटर मार देते हैं यानी कि एंट्री मार देते हैं, फिर उसके बाद मुंजा नाम का एक आदमी आता है
और एक ठो आदमी का उस सामान खरीदता है और कहता है इतना लाजवर्द, उतना लाजवर्द। लाजवर्द का नाम लेता है ना, तो लाजवर्द भैया कीमती पत्थरा होता है, कार्नेलियन का होता है, कीमती पत्थर होता है। तो जो मन का होता है, माला होता है, आप सभी ने मूंगा वगैरह देखा होगा ना, अंगूठी में उस पत्थर को डाल के पहनते हैं, पत्थर को डाल के और भी तमाम चीज जो है ऐसे हाथ में बांधने वाला बना लेते हैं। तो भैया वही सब ये मनका वगैरह है, पत्थर कीमती पत्थर होते हैं। तो जो मनका है कार्नेलियन पत्थर और लाजवर्द पत्थर से बनाए जा रहे हैं, ये भी फैक्ट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये लोग क्या करते थे, सबसे प्रमुख फसल के रूप में कपास की खेती करते थे। और आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि सिंधुवासी लोग कपास से परिचित नहीं थे, तो आपको कहना भैया प्रमुख फसलें जो है वो कपास है। तो इसलिए यह भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ सकता है, यहां आप यूपीएससी वाले को देखोगे, इधर ये आपका पीसीएस वाला है, स्टेट पीसीएस वाला ये हो गया, यहां तक कि आरओ वगैरह को देखोगे तो वहां पूछ लेता है क्या सिंधुवासी लोग कपास से परिचित नहीं थे, तब आपको कहना है भैया परिचित थे और सबसे प्रमुख फसल जो है इनकी कपास थी। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा बाबू, इसको नोट कर लो। किसी भी समय जो है आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, अगर इस बार नहीं पूछा गया तो आगे तो जरूर है पूछा जाएगा। आगे देखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और पशुपालन पर आधारित थी। फिर से एक बार सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और पशुपालन पर आधारित थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सभ्यता में आजीविका का प्रधान स्रोत व्यापार, क्या भैया, व्यापार था। प्रधान स्रोत क्या है, व्यापार है। ये बात आप नोट करके रखना और यहां से क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहां से क्वेश्चन बनाया जाएगा। एक बार इसे फिर से पढ़ लेना, क्या करना, इसे एक बार फिर से पढ़ लेना और ना समझ में आए फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना। और भैया आप देखते होंगे शतरंज, तो शतरंज का आविष्कार सबसे पहले जो है इन्हीं लोगों ने किया। तो भैया सिंधुवासी जो है शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं और शतरंज का आविष्कार इन्होंने किया। तो यह भी फैक्ट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये व्यापार वाला भैया एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नोट किए रहना। और मैंने जहां भी पढ़ा है मैं पूरा बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, वहां से किस तरह का पूछा जाएगा। और आप अभी तक आधे एक घंटा जितना भी हुआ है आप देखते आ रहे होंगे कि मैं एक एक चीज पूरा बारीकी से बताते आ रहा हूं। और देखो मैंने बताया आपको, चलो उसको छोड़ देते हैं, जो भी बताया उसको छोड़ देते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हड़प्पा से संबंधित कौन कौन से स्थल हैं, हड़प्पा के कौन कौन से स्थल हैं या हड़प्पा से संबंधित कौन कौन से कितने स्थल हैं। तो आइए कुछ जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन्हें एक एक करके जान लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखो भैया, जो मांडा है, मांडा क्या है, मांडा, मांडा भी हड़प्पा का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। हड़प्पा भी इसका स्थल है, रोपड़ भी इसका स्थल है, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, सूरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, सुतकांगेडोर, दाइमाबाद, ये सारे के सारे हड़प्पा के स्थल हैं। ये सभी के सभी, ये सारे के सारे हड़प्पा के स्थल हैं। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह इस प्रकार का होगा कि इनमें से कौन से हड़प्पा के स्थल हैं, इनमें से कौन से हड़प्पा के स्थल नहीं है। जब हड़प्पा के स्थल हैं वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से कोई 3 रहेगा और एक बाहर से आएगा, तो वही वाला नहीं होगा। और जब पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो यहां से जो है एक दिया रहेगा और बाहर से 3 रहेगा, तो जो एक दिया रहेगा उसको आपको पकड़ लेना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। कौन कौन से, मांडा है, हड़प्पा है, रोपड़ है, कालीबंगा है, मोहनजोदाड़ो है, चन्हूदड़ो है, लोथल है, सुरकोटदा है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, सुतकांगेडोर है और दाइमाबाद है।
अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है वह इस प्रकार से है कि मांडा कहां पर है, दायमाबाद कहां है, सुत कांगेडोर कहां है, राखीगढ़ी कहां है, किस राज्य में है, आलमगीरपुर किस राज्य में है। समझ में आई बात। तो दूसरा फॉर्मेट ये होता है क्वेश्चन पूछने का। और ये वाली पीपीटी वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लिख सको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली पीपीटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को जाना। अब आइए देख लेते हैं कि वह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में लोकेटेड है। आइए देखते हैं। तो भैया जो मांडा है, ये मांडा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और भैया हड़प्पा आपको पश्चिमी पंजाब में दिख जाएगा। रोपड़ आपको मिलेगा पूर्वी पंजाब में। कालीबंगा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। मोहनजोदाड़ो सिंध प्रांत में अवस्थित है। चंदूधड़ो भैया सिंध प्रांत में अवस्थित है। लोथल कहाँ है भैया, तो लोथल गुजरात में अवस्थित है। सूरकोटदा कहाँ है भैया, तो ये भी गुजरात में स्थित है। भैया धौलावीरा कहाँ है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओ चिल्ला चिल्ला के कि धौलावीरा गुजरात में अवस्थित है। अगर आपसे कहा जाए राखीगढ़ी और बनावली कहाँ स्थित है, तो आप चिल्ला चिल्ला के तुरंत बताओ कि राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा में है। और आपसे कोई पूछे कि सुत कांगेडोर कहाँ अवस्थित है, तो आप तुरंत बताओ चिल्ला चिल्ला के बलूचिस्तान। और आपसे पूछा जाए कि दायमाबाद कहाँ है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र। और आपसे पूछा जाए कि आलमगीरपुर और हुलास कहाँ है, तो आप बताओ तुरंत, कहां बताओगे, उत्तर प्रदेश बताओगे, अपना वाला प्रदेश बताओगे, बाबा वाला प्रदेश बताओगे। समझ में आई बात। तो इतना समझ में आया, ये हड़प्पा के स्थल हैं और ये किस किस राज्य में अवस्थित है, ये आपने जान लिया। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बन भी गए हैं। इस ख्याल में मत रहना कि यहां से पूछा नहीं गया, मास्टर फालतू को बकवास कर रहा है। मैंने जो एक एक बात कही है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने ऐसे विषय बिंदुओं को सिलेक्ट किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। लेकिन ले लो मेरे से। और देखो, ये बात हो गई कि कौन सा स्थल हड़प्पा वाला है और किस राज्य में अवस्थित है। और उसके बाद अब यह जान लेते हैं कि अगर मांडा जम्मू कश्मीर में है तो किस नदी के किनारे है, धौलावीरा अगर गुजरात में है तो किस नदी के किनारे है, ये जान लेते हैं। तो भैया मांडा आपको जो है यहाँ चिनाब नदी के किनारे दिख जाएगा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे दिख जाएगा। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे मिल जाएगा। जो आपका कालीबंगा है ये घग्घर के किनारे मिल जाएगा। फिर उसके बाद मोहनजोदाड़ो भैया सिंधु नदी के किनारे है। चंदूधड़ो भैया सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भैया भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा भैया लूनी नदी के किनारे है। इधर सुत कांगेडोर जो है दास्त नदी के किनारे है। दायमाबाद भैया प्रवरा नदी के किनारे आपको मिल जाएगा। मैं जो इतनी देर से गला फाड़ रहा हूं ऐसे नहीं फाड़ रहा हूं, इस पर भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चंदूधड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। और दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर से कह रहा हूं बाबू, इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है इस बार यहां से एक आध क्वेश्चन टपक जाए। तो इसको बाबू नोट कर लेना। और देखो आगे देखोगे तो यहां लोथल है। लोथल से भैया गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। तो ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको नोट कर लो, नोट करो। लोथल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है, तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको भी नोट कर लो। मोहनजोदाड़ो से पुरोहित का आवास मिला है, जिसे कुछ इतिहासकार असेंबली या विश्वविद्यालय भी मानते हैं। ये जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो से पुरोहित का आवास,
पुरोहित का आवास मिला है, यानी कि बड़ा सा भवन मिला है। मोहनजोदाड़ो से बड़ा सा भवन मिला है और कुछ लोग इसे पुरोहित का आवास कहते हैं, कुछ लोग इसे असेंबली मानते हैं और कुछ लोग इसे विश्वविद्यालय मानते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। जिस भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख जाए आपको गोला करके चले आना है, गोला फेंक के चले आना है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे देखोगे, मोहनजोदाड़ो से कांस्य की नर्तकी। अब ये लोग जो है टेक्निक भी सीख चुके थे भैया, लुप्त मोम प्रणाली। क्या भैया? लुप्त मोम तकनीक ये लोग सीख चुके थे। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है भैया? कांसे की नर्तकी। और एक हाथ उसका जो है वो चूड़ियों से भरा है और उसके बदन पर जो है वस्त्र वगैरह नहीं है। तो कुछ लोग इसे जो है नग्न स्त्री या नग्न नर्तकी के रूप में भी परिभाषित करते हैं। तो जो भी जैसा भी जो है आपके उसमें रहे विकल्प में आप देख लेना। और ये भैया जो नर्तकी है ये भूमध्य सागरियाई मूल की है। और भैया मोहनजोदाड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है जो कि मंगोलियाई मूल की है। किस मूल की है? मंगोलियाई। तो आप इसे नोट करे रहना कि मोहनजोदाड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और इसे भी नोट किए रहना कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है भैया? पुरोहित की मूर्ति मिली है। और जो मूर्ति मिली है उस पर आप देखोगे तो 3 पतिया छाप की साल भी वो ओढ़े हुए है। जो ये मिला है, क्या नाम है पुरोहित, वो 3 पतिया साल, यानी कि इसका मतलब ये लोग कपास वगैरह से जो है साल वगैरह बनाने की अच्छी खासी तकनीक भी बढ़िया जानते थे और उस पर जो है बढ़िया सा कलाकारी भी करते थे। बुझाइल? समझ में आई? आगे बढ़े तो ये हो गया। तो ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है। आगे देखोगे, मोहनजोदाड़ो से विशाल अन्नागार और पवित्र स्नानागार भी मिला है। यह भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अन्नागार या पवित्र स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो आपको तुरंत छाप के चले आना है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। तो ये फैक्ट आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर से जो है इसे नोट कीजिए। आगे बढ़ोगे तो यहां है धौलावीरा। कौन सा बीरा भैया? धौलावीरा। धौलावीरा से स्टेडियम और जलाशय, जलाशय यानी कि जल संग्रहण का स्थल, जलाशय यानी कि क्या बोलते हैं, जल संग्रहण का स्थल। तो भैया धौलावीरा से और क्या मिला है? स्टेडियम मिला है और जलाशय मिला है। इसको भी नोट कर लो, ये भी फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और लोथल से भैया होटल नुमा भवन का साक्ष्य मिला है। लोथल से क्या मिला है? होटल नुमा भवन। फिर अगला आप देखोगे, चन्नू दड़ो व लोथल से मनका बनाने का कारखाना मिला है। ये फैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये फैक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मान लो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भैया कौन सा ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से मनका बनाने का कारखाना मिला हुआ है? तो आप तुरंत पकड़ना किसे? लोथल को और चन्नू दड़ो को। और यहां भैया देखोगे चन्नू दड़ो में जो है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री भी मिली हुई है। लाली लिपस्टिक जिसे आप बोलते हैं, भोजपुरी गानों में जिसका बहुत ज्यादा क्रेज है। बताओ इतना साल हो गया भोजपुरी जगत को, आज भी ये लोग जो है लाली लिपस्टिक और कमर और पता नहीं क्या क्या, इससे बाहर ये लोग निकल ही नहीं पाए हैं। और कुछ लोग कहते हैं भोजपुरी भाषा को बचाओ। अरे भैया भोजपुरी भाषा की इज्जत को तुमने पहले ही लूट लिया है और राजनीति और सत्ता पाने के बाद आप राजनीति खेलो तो ये महिमा अपरंपार है। तो अगर कहा जाए कि भैया कहां से सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिला है, तो आप कहना चन्नू दड़ो। चन्नू दड़ो जहां से लाली लिपस्टिक वगैरह या मेकअप का सामान आप कह सकते हो। खासकर इसे बालिकाएं जरूर नोट करेंगी। बालिकाओं को तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा चन्नू दड़ो मतलब शौकीन थे लोग, मेकअप वगैरह के शौकीन थे। ये हो गया। और कालीबंगा,
कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। और यही एक नाम और नोट कर लो कि मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहते हैं। यह हो गया। तो कालीबंगा से भैया जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, चूड़ियां मिली हैं। तो आप समझ गए कि कालीबंगा का अर्थ ही है काली चूड़ियां, तो भैया यहां चूड़ियां मिलेंगी। यह फैक्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने करण अर्जुन फिल्म देखा होगा, जब इनका दोबारा जन्म होता है तो इन्हीं में से एक लोग जाते हैं और कहते हैं यहाँ पहले पहाड़ था, ऊंटों से चढ़ाई होती थी, यहाँ मेला लगता था, वहां देवी का मंदिर था, है ना, कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से भैया चूड़ियां वगैरह भी वो खरीदते रहते हैं। आप फिल्म को गौर से देखना तो चूड़ियां भी परचेस करते हैं, खरीदते हैं। तो आप इस आधार पर भी इसे समझ सकते हो। आगे देखोगे रोपड़। रोपड़ भैया बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करो। रोपड़ बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करो इसे। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। और जब महत्वपूर्ण है तो भैया इसे आप जरूर नोट रखे रहना, इसे भूलना मत। हो सकता है इसी बार पूछ लिया जाए। समझ में आई बात? आगे बढ़ूं? चलो बढ़ते हैं। तो देखो, घोड़े के साक्ष्य हमें कम मात्रा में मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, तो परिचित थे लेकिन कम मात्रा में, है ना। घोड़े के साक्ष्य में कम मात्रा में देखने को मिलता है। आप फिल्म में देखोगे तो घोड़ा वगैरह दिखाया गया है, वो भी बाहरी लोगों के द्वारा आते जाते ले जाते वगैरह, है ना। तो आप कहना कि घोड़े से ये लोग जो है कम मात्रा में परिचित थे, या घोड़े के साक्ष्य हमें कम मात्रा में मिलते हैं, कम मात्रा में दिखाई देते हैं। अब देखो, मैंने पीछे ही बताया था कि इनकी मुहरों पर, सिंधुवासी के मुहरों पर गाय का अंकन तो नहीं है, लेकिन यह कहना गलत हो जाएगा कि ये लोग गाय के बारे में नहीं जानते थे। तो ये आप देख लो, यहां जो है पूरा क्लियर कर दिया गया है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधुवासी लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, तो इसका उत्तर होगा गलत। क्या ये बड़े बड़े मंदिर बनाते थे? तो यह भी हो जाएगा गलत, क्योंकि ये ना तो बड़े बड़े महलों में रहते थे, ना ही मंदिर बनाते थे, और ना ही इनके यहां सिक्का वगैरह था। ये भी आप जानते रहो। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये लोग जो है कहां से क्या चीज लेकर आते थे, सिंधुवासी लोग कहां से क्या चीज लाते थे, उसको आइए देख लेते हैं। तो भैया जो लाजवर्द कीमती पत्थर है वह जो है बदस्खा से लाते थे। टीन भैया कहां से लाते थे? बिहार से लाते थे। चांदी कहां से लाते थे? ईरान से। सोना कहां से लाते थे? कोलार से। ये कोलार वही है जहां ये अपना रोकी भाई सोना निकालता है। तो ये लोग भी जो है रोकी भाई के अड्डा से सोना लेकर आते थे। अगर भूल से रॉकी भाई को पता चल गया कि सिंधुवासी जो है हमारे खदान से सोना निकाल रहा था, तो भैया ये तो पहुंच जाएगा बंदूक लेके और मारेगा, धाए धाए उड़ा देगा। बताओ, एक तो बिस्किट छूट गया था पुलिस स्टेशन में, तो उसका खातिर पूरा पुलिस स्टेशन में उड़ा दिया। तो सोचो अगर इसको कानो कान किसी ने खबर दे दिया कि सिंधुवासी लोग तुम्हारे खदान से सोना निकाल रहे थे, तो ये तो जो है सिंधुवासी को खत्म कर देगा, निपटा देगा। तो भैया रोकी भाई से मत बताना कि उसके यहां से ये लोग सोना निकालते थे। भैया तांबा, क्या भैया? तांबा। और मैंने पीछे शायद ना बताया हो, तो ये लोग जो है तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे सिंधुवासी लोग। तो यानी कि मिश्रित धातु आ गई है, और इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो तांबा ये लोग कहां से लाते थे भैया? गणेश्वर और खेतड़ी से। कहां से लाते थे? गणेश्वर और खेतड़ी अंचल से।
और एक बात और यहाँ जो है आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया था कि तांबा संभवतः ये लोग जो है ओमान से भी लाते थे। तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। कहां से लाया जाता था? ओमान से भी लाया जाता था। समझ में आई बात? समझ में आई? आगे बढ़ा जाए, है ना। तो आपने देख लिया ये लोग कहां से क्या चीज मंगा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। खासकर आप जो है ये तांबा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। और बाकी तो ये सारे के सारे चीजें महत्वपूर्ण तो है ही भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही, जानना तो पड़ेगा ही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आखिर इतनी डेवलप सभ्यता जो है, इतनी फली फूली सभ्यता जो है, वो आखिर कैसे पतन की ओर चली गई, आखिर कैसे उसका पतन हो गया। तो भैया इसके विषय में कई इतिहासकार कई सारा मत देते हैं। कुछ कुछ तो ऐसा कहते हैं कि आर्यों ने हमला किया। आप बताओ भैया ये बात कैसे प्रामाणिक हो सकती है? आर्य जब शुरू शुरू में आए थे तब वो अपने रहने खाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, खाना बदोशी जीवन जी रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को आप देखोगे तो ये लोग इतना डेवलप हो चुके थे, नगरीय सभ्यता थी, इनके पास सब कुछ था। तो आर्य से भला ये कैसे हार सकते हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया। अब भैया आप देखोगे तो तमाम ऐसे स्थल हैं, तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं जो नदियों के किनारे प्रायः बसते ही थे। ये लोग प्रायः नदियों के किनारे बसते ही थे। साधारण बाढ़ तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, यानी कि बहुत बड़ा बाढ़ आना चाहिए तब जो है इनका कुछ कोई बिगाड़ सकता। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, बाढ़ के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ, है ना। तो साधारण बाढ़ उसमें नहीं दिखाया गया था, बहुत बड़ा बाढ़ दिखाया गया था। और देखो कुछ लोग कहते हैं कि कोई और जो है पर्यावरणीय संकट आ गया था, कुछ कहते हैं भूवर्तनिक विक्षोभ हो गया था, तमाम चीजें कहते हैं। तो आइए पढ़ देता हूं, सुन लो। मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के हमले से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो भैया ये बात जो है अब इतिहासकारों द्वारा स्वीकार्य नहीं है, सबसे कम मत वाला मान्य यही है। तो अब आधुनिक इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते। फिर सर जॉन मार्शल ने कहा भैया बाढ़ आ गई होगी तब इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। AR साहनी और लैम्ब्रिक और यहां तक कि राइक्स, ये राइक्स लिखा है, राइस मत पढ़ लेना, समझ में आई बात? राइक्स, इन्होंने कहा भूवर्तनिक विक्षोभ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और फिर एक होते हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ये कहते हैं पर्यावरणीय संकट के कारण इनका पतन हो गया। हो सकता है भाई ईंटा ज्यादा पकाने के लिए ज्यादा मात्रा में इन्होंने पेड़ वगैरह को काट दिया होगा, फिर अचानक जो है मौसम बदला होगा, धरती उलट पलट गई होगी, कुछ भी हो गया होगा। तो इतिहासकारों में मतभेद है और सबसे कम मान्य मत यही है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है और इनके अनुसार जो है क्या क्या है इस पर क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। वैसे तो अभी तक जो है जहां तक मुझे लग रहा है पूछा उछा नहीं गया है, लेकिन आप देख सकते हो पढ़ने में जा क्या रहा है। फिर यहाँ जो है मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूं। जैसे ये एक योगी हैं, एक योगी हैं और ऐसा कहा जाता है कि इनके आसपास जो है ये देखो पशु पक्षी वगैरह सब विद्यमान है। ये मुहर है, यहाँ देखो कुछ लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये एक सिंह वाला पशु है। यहाँ मातृदेवी को जो है मातृदेवी के कोख से जो है वृक्ष निकलता हुआ दर्शाया गया है ना। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है मातृ सत्तात्मक समाज को मानते थे, कुछ भी हो सकता है ना। और ये लोग जो है लिंग योनि वगैरह की पूजा करते हैं। इनके मुहरों से जो है एक तो व्यापार का पता चलता है और दूसरा ये लोग जो है किस धर्म को मानते रहे होंगे उसका पता चलता है ना, तमाम चीजों का पता चलता है। और इससे जो है और भी तमाम चीजों का लेखा जोखा भी हो जाता है। समझ में आ रही होगी बात? तो मुहरों का प्रयोग इसलिए, ये इनका घर है। और ये जो फिल्म बनी थी मोहनजोदाड़ो उसकी नायिका है
है ना, नायिका। तो देखो माथा उथा पे काई पहनी हुई है। तो ये सब जो है पत्थर, कीमती पत्थर होता है, जिससे कार्नेलियन हो गया, चर्ट पत्थर हो गया। तो इससे जो है बढ़िया बढ़िया आभूषण बना के जो है अंगूठी में पत्थर को फिट कर दिया जाए, मन के माले में जो है उसको फिट कर दिया जाए। तो इसी तरह से कीमती कीमती ये लोग सामान वगैरह देखो कैसा कैसा बना बना के पहना है ये लोग। और मूवी में आपने देखा होगा कि ये लोग सोना, जो वो गुंडवा होता है, वो देखो कैसे डैम बना देता है, बांध बना देता है, उस सारा सोना के खुदाई करता है ना। तो देखा होगा आपने, ये हो गया। और देखो ये क्या किया गया है भैया, दुर्गीकरण किया गया है। एक झलक से आप जो है इसे देख सकते हो। और ये जो है क्या है, स्नानागार, महान स्नानागार। इसमें आप देखोगे भैया दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। इस पर जो है चारकोल वगैरह बिछा दिया गया है, बढ़िया से प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। और भैया आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये स्नानागार है, इसमें पानी कहां से भरा जाता था? तो भैया पानी जो है कुआं से भरा जाता था, पानी कुआं से भरा जाता था। आपसे गलत कराने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महान स्नानागार में पानी सिंधु नदी से भरा जाता था? तो आप कहना नहीं, कुआं से भरा जाता था, कुआं से भरा जाता था। और जब इसका उपयोग कर लेते थे तो इसे खाली कर दिया जाता था, साफ कर दिया जाता था, ताकि काई वगैरह ना जमे। समझ में आ गई होगी बात। और ये उसी फिल्म का सीन है। यहां देखोगे आप मृद भांड रखा हुआ है, मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन लाल रंग का है और काले रंग से जो है उस पर जनारों वगैरह का जो है चित्र वगैरह अंकित किया गया है। उसी को जो है यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है कि पक्की ईंटों का बनाया गया है ना। ईंटा आपको पक्का दिख रहा होगा और लाल रंग से बनाया गया है, और जानवरों वगैरह का काले रंग से चित्रकारी किया गया है। और यहाँ देखोगे तो ये लोग हाथों में कीमती पत्थर वगैरह को जड़ा जड़ा के बढ़िया से पहने हुए हैं। और सोना चांदी तांबा वगैरह सब आ ही रहा है, तो ये लोग वो सारी चीजें पहनेंगे ही पहनेंगे।